नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अवनीश विद्यार्थी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। इस मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो मुद्दा सियासत से भी जुड़ा है, एक आंदोलन से भी जुड़ा हुआ है और एक गैर राजनीतिक संगठन से भी जुड़ा हुआ है। मुद्दा यूजीसी का है, परेशान आरएसएस है और उसका राजनीतिक इम्पैक्ट पड़ने वाला है बीजेपी के राजनीतिक भविष्य में। बंगाल, असम, तमाम सारे राज्यों में, तमिलनाडु, केरल, दिल्ली, इन राज्यों में चुनाव घोषित हो चुके हैं। चुनाव की तारीखें आ चुकी हैं, 4 मई को परिणाम आना। उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर जैसे राज्यों में चुनाव होना है। इससे पहले यूजीसी का खौफ सता रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, दुनिया के सबसे बड़े हिंदू संगठन। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चिंता है वो बीजेपी की है, जो आरएसएस का राजनीतिक संगठन है। आरएसएस उसका मातृ संगठन है और बीजेपी उसका अनुसांगिक संगठन। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं संदीप सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष करणी सेना के। उसके अलावा पंडित अभिनव नाथ त्रिपाठी, प्रवक्ता हैं ये सवर्ण मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ और साथी भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, उनको भी चर्चा में लेकर के आगे बढ़ेंगे। संदीप भाई, आपसे शुरुआत करता हूँ। ये जो हेडिंग है इस कार्यक्रम की, पिछले 2 दिनों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी जमे हुए हैं। उनके संघ सहकारवा अरुण कुमार लगातार उत्तर प्रदेश की राजधानी में हैं और इस वक्त लगातार, कल भी एक बैठक रही प्रमुख नेताओं के साथ, आज भी कोर ग्रुप के साथ उनकी मीटिंग है और उसमें यूजीसी की चिंता जो है वो खास तौर पर सता रही है। अभी अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक भी हुई हरियाणा के अंदर, वहां भी यूजीसी को लेकर के चिंता जताई गई, क्योंकि ये बात देखने को मिली कि यूजीसी ने बीजेपी और आरएसएस को परेशान किया। सार्वजनिक कार्यक्रमों में, तमाम सारे राजनीतिक गतिविधियों वाले कार्यक्रमों में, सभी जगहों पर जनता और कार्यकर्ता इस बात का सवाल अपने नेतृत्व से पूछ रहे हैं कि आखिर यूजीसी पर आपने अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारी। अब पैर पर कुल्हाड़ी मारी या कुल्हाड़ी पर पैर मारा, ये तो जब राजनीतिक परिणाम आएगा तो ज्यादा बेहतर तरीके से पता चलेगा, क्योंकि उससे पहले हमारे देश में कुछ पता नहीं चलता। संदीप भाई, आपकी पहली प्रतिक्रिया और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, परेशान करने वाला विषय है ही है अवनीश जी। ये कोई इतना सामान्य विषय नहीं है, लेकिन ये जो आपने बताया, दुनिया का सबसे बड़ा हिंदूवादी संगठन आरएसएस ने पहले इसकी चिंता क्यों नहीं जाहिर की थी, और क्या उनको परिणाम नहीं मालूम था? वो हर चीज पे तो पहले परिणाम और परीक्षा ले लेते हैं, परिणाम उन्होंने घोषित कर देते हैं, लेकिन क्या उनको अंदाजा नहीं था? क्या वो प्रयोग कर रहे थे? हमको तो ऐसा लगता है कि भाजपा आरएसएस ने मिलकर प्रयोग किया था। भाजपा ने कहा कि ऐसा प्रयोग करते हैं। हो सकता है ये किसी चीज का लिटमस टेस्ट रहा हो जो कि फेल हो गया हो। मैं ये मानता हूं कि हो सकता है ये लिटमस टेस्ट रहा हो, लेकिन पहली बार सवर्ण या सामान्य वर्ग के लोग जिस ताकत से सड़कों पे उतरे, इसका हमको लगता है उनको अंदाजा नहीं लग पाया। संगठन तो सबसे बड़े थे, लेकिन उन्होंने हर बार की तरीके से सोचा था कि जैसे SC/ST एक्ट में हम 22 से 47 कर देंगे, या ये कर देंगे, या कुछ और दे देंगे। पिछली बार जब SC/ST एक्ट में जरा सा विरोध बढ़ा तो उन्होंने 10% का आर्थिक आधार पर आरक्षण दे दिया, जो कि कतई किसी तरीके से हितकारी नहीं, हम लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा, उसमें तमाम तरीके की क्लिच हैं। तो उसी तरीके से इस बार भी एक लिटमस टेस्ट था। इस लिटमस टेस्ट में मुझे ऐसा लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत दिनों से इच्छा थी OBC+SC का समीकरण बनाने की। तो हो सकता है उसका एक लिटमस टेस्ट रहा हो, लेकिन पूरी तरीके से लिटमस टेस्ट फेल हुआ। और जो संघ अपने को सबसे बड़ा हिंदूवादी सांस्कृतिक संगठन है, मैं तो उसको ये मानता हूँ सबसे बड़ा सांस्कृतिक संगठन है, तो उसने उसकी भी टेस्टिंग फेल हो गई। अब कि उन लोगों की गुप्तचर और उनकी व्यवस्थाएं फेल हुई और सामान्य वर्ग ने पूरी तरीके से उनके मामले को धराशायी कर दिया। और आगे भी ये कार्यक्रम हमको लगता है ऐसे चलता ही रहेगा जब तक कि कोर्ट कोई सही फैसला नहीं ले देती है। नहीं, पर जब कोर्ट के सामने ये मसला था, अभी पिछले दिनों तारीख थी उसकी और सुनवाई नहीं हो पाई क्योंकि नंबर नहीं आया केस का। अब आगे कब आएगा, इसके लिए भी सही वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये जो बड़ा चैलेंज रहा है अभी आरएसएस के लिए, आप क्या देखते हैं कि ये जो मुद्दा है वो अभी जो चुनाव हो रहे हैं 5 राज्यों में, उनमें भी ये प्रभावित कर सकता है, उनमें भी परिणाम डाल सकता है, या बीजेपी और संघ इस बात से अभी निश्चिंत है? यूपी के लिए तो चिंता देखिए, है, वो नहीं पड़ रही। वो बहुत स्पष्ट है कि केरल और तमिलनाडु में ये मुद्दा काम नहीं करता है।
बहुत दिनों से मुद्दा काम नहीं कर रहा है, बहुत दिनों से भाजपा का कोई वहां पे आधार नहीं बन पा रहा है और बड़ी कोशिश के बावजूद भी नहीं बन पा रहा। अब बचता है आसाम। आसाम का मुद्दा कतई घुसपैठिया वर्सेज भारतीय का मुद्दा है। फिलहाल जब से हेमंत बिश्व शर्मा वहां पे मुख्यमंत्री हुए हैं, तब से वो बदरुद्दीन, मौलाना बदरुद्दीन और हेमंत बिश्व शर्मा की लड़ाई, वहां का मुद्दा, वहां का भी मुद्दा अलग है। उसके बाद हम बंगाल पे आ जाते हैं, जो एक बड़ा राज्य है जिसमें बीजेपी कई बार प्रयास कर चुकी है, एक बार ज्यादा सांसद भी जिता ली विधानसभा। अब वहां पे पिछले विधानसभा में भी उन्होंने अच्छी लड़ाई लड़ी, लेकिन अब वहां का मुद्दा बिल्कुल अलग है। बंगाली में बंगाली ब्राह्मण ज्यादा है और बंगाली ब्राह्मण पहले से ही ममता बनर्जी का वोटर रहा है। और यूजीसी का मुद्दा आ जाने के बाद वो जो बंगाली ब्राह्मण है वो कतई, अगर उसने मन भी बनाया होगा तो वो वापसी नहीं करेगा, क्योंकि उसने मन अगर बनाया भी होगा हिंदू मुस्लिम को लेके या धर्म के नाम पे, तो वो वापसी यूजीसी की वजह से वो वापस नहीं होगा, वो ममता बनर्जी के साथ ही रहेगा। तो बंगाल की लड़ाई भी इनकी बड़ी टफ है। इन्होंने सपने कुछ और देखे थे और वो होता है सपने, नींद भूल गई इनकी, सपने टूट गए हैं। तो ये आसाम में हेमंत बिश्व शर्मा बढ़िया चुनाव लड़ते हैं और वो बढ़िया लड़ेगी, क्योंकि वहां का मुद्दा कतई रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों के लेके रहता है। वहां पे भी यूजीसी का उतना असर दिखाई नहीं पड़ता है। और बंगाल की लड़ाई भी बिल्कुल अलग है। बंगाल में बंगाली ब्राह्मणों की तादाद है, अच्छी खासी है, लेकिन वो ममता बनर्जी के वोटर रहे हैं। और अगर अब क्यों घूमने का मन भी बनाते हैं, तो चूंकि यूजीसी का जो मुद्दा है, इस वजह से वो हमको नहीं लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के संग आएंगे। फिलहाल इनकी स्थितियां खराब ही दिख रही है बंगाल में। आपको क्या लग रहा है कि जैसे बसंत बघेल बोतल खोल रहे हैं और उससे पानी निकाल के गिलास में डाल रहे हैं, बीजेपी क्या जो वोट का बोतल है बसंत भाई जी खोल करके वोट जो है वो अपने गिलास में डाल पाएगी? इतना आसान है नहीं इस? भैया, बीजेपी का वोट सरक चुका है। कल मैं यहाँ महाराष्ट्र में आया था, यहाँ पे देखने इन लोगों ने क्या किया कि 32% मराठा हैं जिनको बीजेपी जब से आई है तब से उनको दो फाड़ में तोड़ने की कोशिश की है कि बैकवर्ड फॉरवर्ड हो जाए। ठीक है, वो बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि राष्ट्रवाद की बात मैं आपका सुन रहा था, कल आप बोले हैं कि राष्ट्रवाद पे लो, राष्ट्रवाद तो इनका दिखावा है। और जो राष्ट्रवाद के 4-5 ये फॉरवर्ड जातियां ही राष्ट्रवाद के लिए मर मिटने वाली हैं, बाकी तो कोई जाति जो है राष्ट्र के नाम पे कुछ करने को तैयार नहीं है, न कोई त्याग करने को तैयार नहीं है। तो बीजेपी का ये ढोंग जो है सबके सामने उजागर हो गया है, क्योंकि जिस तरह इनके राज में ब्राह्मणों को और ब्राह्मणवाद को गाली दिया जा रहा है और ये खुलेआम उनको छूट दिए हुए हैं, इससे साबित होता है कि ये जाति संघर्ष चाहती है देश में बीजेपी पार्टी। तो इसलिए अब बीजेपी का कहीं भी किसी भी स्टेट में सरकार बनना मुझे नहीं लगता कि संभव है। खासतौर से यूपी में तो इतने डर गए हैं ये लोग। आप जो कह रहे हैं कि ये लोग मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं, मेरी भी कई लोगों से बात हुई, वो लोग इतने घबराए हुए हैं, बार बार हमसे पूछ रहे हैं कि अब क्या प्लान है, अब क्या प्लान है। हमने कहा भाई प्लान क्या है, हम लोग माइक ले लेके, जो सवर्ण मोर्चा के लोग हैं, माइक ले लेके गांव में घर घर जाके केवल जगाएंगे कि आप फॉरवर्ड हैं और किस तरह आपके बच्चों का भविष्य ये लोग जो है अपने राजनीति में बने रहने के लिए किस तरह से दांव पे लगा दिए हैं। अभी देखिए इन्होंने पार्षद जो मनोनीत बनाए हैं, आप तो अवनीश जी इसमें सब लोग फॉरवर्ड क्लास से जुड़े हुए हैं, पार्षद इन्होंने बनाया तो ये जानते हुए कि शहरों में कस्बों में कोई भी एक भी मतलब बड़े मुश्किल से किसी किसी कस्बे में थोड़ा सा बैकवर्ड है और थोड़ा सा मतलब दलित तो बहुत कम मात्रा में है, फिर भी बनियों को ज्यादा प्रतिनिधित्व देना चाहिए, बनिया वर्ग को, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने उस कस्बे में भी दलित और ओबीसी का कार्ड खेल दिया। अब आप ये समझ लीजिए कि ये व्यवसायी वर्ग के कितने बड़े हितैषी हैं अमित शाह जी और मोदी जी। कहीं से भी नहीं चाहते हैं कि 2-4 इनके देश में नपे तुले बनिए हैं जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, इनका भी पैसा और अपना भी पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, उन्हीं तक इनका बनियावाद है। बाकी भाजपा में बनिया के नाम पे केवल जो है बनिया को बेवकूफ बनाया जा रहा है, शुद्ध रूप से जानिए। चलिए ठीक है। अभिनव नाथ त्रिपाठी, अभिनव आप क्या देख रहे हैं कि ये जो अलग अलग तरीके से, जैसे आप अभी उदाहरण बता रहे थे कि किसी कॉलेज में जो है संघ का कार्यक्रम था और वहां किस तरीके से इंटरप्शन हुआ, किस तरीके से जो आम कार्यकर्ता थे उन्होंने ही अपने पदाधिकारियों से, प्रचारकों से सवाल पूछने शुरू कर दिए। अपने ही, जिसको कहते हैं ना कि अपने ही वार्ड में, अपने ही
प्रयोग में संघ और बीजेपी उलझ सी गई है, उससे ये न निगला जा रहा है और न ये उगला जा रहा है। एक चीज मैं बता दूं अवनीश जी, जो अपनी खुद की पृष्ठभूमि भूल जाता है, जो अपनी खुद की जमीन भूल जाता है, वो फिर कहीं उसका अस्तित्व बचता नहीं है। वही भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ है। वह सवर्ण समाज के बल पे सत्ता में आई थी, सवर्ण समाज के बल पे ही वह उसका उदय हुआ था, और सवर्ण समाज को भी भूल चुकी है, इसलिए उसका पतन होना तय है। और पतन सिर्फ एक ही तरीके से रुक सकता है कि अमित शाह और मोदी जी स्वयं अपनी गलती मान लें कि उनसे गलती हो गई, उन्होंने सवर्ण समाज को नजरअंदाज किया, सवर्ण समाज को अपमानित करने का काम किया, और अपनी कुर्सी छोड़ दें और किसी सवर्ण नेता को फिर से बैठा दें, तभी हो सकता है कुछ भरपाई हो पाए, नहीं तो उनकी भरपाई हो नहीं पाएगी। और इनको सत्ता हर राज्य में जानी इनकी तय है, हर राज्य में जानी तय है, क्योंकि अब इनके पास जो खुद का कार्यकर्ता है, इनके बड़े नेता हैं, वो बोल चाहे नहीं रहे, लेकिन दबे मन से वो भी इन दोनों लोगों का विरोध कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि गलत आपने कर दिया, और सिर्फ तानाशाही तुगली की फरमान किसी तरीके से फरमान जारी कर दिया जो सवर्णों के खिलाफ था। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका बचा है कि अमित शाह और मोदी जी अपने ऊपर स्वयं की जिम्मेदारी लें और तत्काल प्रभाव से कुर्सी छोड़ दें। हो सकता है इससे कुछ भरपाई हो जाए, क्योंकि उन लोगों के आंखों का पानी मर चुका है। अगर आंखों पानी जिंदा होता मोदी अमित शाह के, तो ये कतई इस तरह का कृत्य न करते। इनकी आंखों का जो पानी मर चुका है, उसकी वजह से सारी समस्या है। उमाशंकर दुबे पर जो बात कह रहे हैं अभिनव कि ऐसा हो जाए, ऐसा कर ले तो शायद बदलाव आ जाए। और जब नोटबंदी हुई थी तब भी बड़ी नाराजगी थी, पर जाहिर नहीं हुई। जब और भी बड़े फैसले हुए, जीएसटी आया तब भी बड़ी नाराजगी थी, पर जाहिर नहीं हुआ। और अंत में आपने देखा जीएसटी पे और नोटबंदी पे, एक सेकंड, नोटबंदी पे और जीएसटी पे एक भी शब्द ये लोग बोलते नहीं है, किसी भी चुनाव में कहीं प्रचार में लेके जाते नहीं इस बात को। भाई मेरे जिसका नंबर आए वही बोलो, नहीं तो अवनीश जी डिफेंड जो अब तक समाज डिफेंड करता है। अभिनव भाई जरा उमाशंकर दुबे को मैं चर्चा में। अवनीश जी अभी मैं संदीप जी को सुन रहा था, अभिनव जी को, बसंत जी को सुन रहा था। देखिए अभी हम लोग 5 लोग हैं, हम आप पत्रकार हैं, तो चलिए हम आप तो मतलब निष्पक्ष और हम रिस्पॉन्स नहीं हो सकते हैं कि हम किसको मतदान करते हैं, लेकिन ये बाकी तीनों लोग शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी के ये समर्थक थे, खाली वोटर नहीं, वोट मांगने वाले व्यक्ति थे। और जिस तरीके से इन लोगों के आक्रोश, जो लोग शब्द कह रहे थे ना, इनका आक्रोश बता रहा था। जब कोई अपनों से नाराज होता है तो उसकी नाराजगी दिखती है कि ये अपनों से नाराज हुए हैं, इसलिए इनकी नाराजगी दिख रही है। और निश्चित तौर पर इनकी नाराजगी जो है इस तरीके से, जो भारतीय जनता पार्टी के खासकर जो सवर्ण जो उनके मतदाता हुआ करते थे, जो उनके कोर वोट होते थे, उनके बीच ये नाराजगी, क्योंकि 3 लोग हैं, अगर तीनों नाराज है तो ये महसूस करिए कि जो सवर्ण में चाहे बनिया आ गए, चाहे लाला आ गए, तो ये सारे लोग, चाहे ब्राह्मण आ गए, ये सारे लोग कहीं ना कहीं नाराज हैं सिर्फ इस बात से कि यूजीसी और सरकार की गले की फांस बन गई है। अब आप देखिए उस दिन न्यायालय में मामला था, हम लोग को तो पता नहीं चल पाया उस दिन की क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि मीडिया में भी बहुत सारी चीजें नहीं आ पाई। अगले दिन मैंने संदीप जी का वीडियो देखा तो समझ पाया कि हाँ कुछ चीजें पोस्टपोन हुआ और कोई डेट अगली नहीं मिली है। देखिए सरकार भी इस पे सोच रही है कि चूंकि उसने जो दांव चला है वो फेल हो गया। अब चूंकि आपने याद करिए शुरुआती दौर में आपने कहा था, कुछ लोगों ने तो इसलिए कहा कि नंबर इसलिए नहीं आया क्योंकि चुनाव थे, चुनाव नहीं होते तो कुछ इस पर कॉन्क्रीट चीजें जो है वो आ सकती थी, ऐसी भी आशंका जताई। हालांकि अदालत का मामला है, इसमें क्या कहा जाए, लेकिन जिस भी तरीके से ये परिस्थिति रही, अदालत पे हम लोग टिप्पणी नहीं कर सकते। अरे भाई अदालत में चीजें मेंशन की जाती हैं। मैं खुद अवनीश जी वकील हूँ, अगर कोई मैटर अर्जेंसी का मैटर होता है तो एजी मैं मेंशन कर सकता था कि यह कोई मैटर एजेंट है, इसको सुनवाई कर ली जाए, लेकिन मेंशनिंग तक इसीलिए नहीं हुई कि इस मुकदमे को सिर्फ टाला जाना था, टालने की नीयत थी, क्योंकि इनको मालूम था कि यह अब इनके गले की हड्डी बन चुके, 5 राज्यों में चुनाव आने वाले हैं। नहीं, पर मेरा सवाल तो सबसे ये है, बसंत बघेल, अब आप बताइए भाई, सवाल ये है जब भूमि अधिग्रहण बिल आया, जब किसान बिल आया, साल भर तक सरकार अपनी गलती नहीं मानती, साल भर बाद किसान बिल वापस हुआ था। यूजीसी के नियमों को मान लीजिए कि 2027 के चुनाव के आकलन से पहले सरकार अगर विड्रॉ कर ले कि भाई ठीक है अब इससे लेना देना नहीं, हालांकि मैं अभी इस स्थिति में नहीं हूं कि कह पाऊं कि ऐसा होगा, क्योंकि अब सरकार
ऐसी पोजीशन में आ गई है जहां पर जैसे मैंने कहा वो न उगल सकती है, क्योंकि अगर वो इसको वापस लेती है तो ये जरूर है कि अपने कोर मतदाता को खुश करेगी। जिस मतदाता को लेकर के आने के लिए उसने ऐसा कहा है वो इसके विरोध में पक्का खड़ा होगा, और अगर इसको निगल लेती है तो जो कोर मतदाता है वो उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। तो अब तो सरकार दोराहे पर फंस गई, और इस दोराहे पर फंसने का एक्सपेरिमेंट प्रयोग तो खुद सरकार ने ही किया है। देखिए, ये गलती सरकार की, उनकी बीजेपी की जो सोच है वो उजागर कर दी। ये क्या सोचते हैं? मैं सरकार की गलती नहीं मानता, मैं अमित शाह और मोदी जी की गलती मानता हूँ। जरा बसंत बघेल बोल रहे हैं, जरा सुन लिया जाए। तो हमारा ये कहना है कि ये अब जो फॉरवर्ड समाज है, जो बीजेपी का कोर वोटर था, जिसने बनाने से, बीजेपी पार्टी बनाने से लेके आज तक इनको सत्ता में बैठाने तक का काम किया, उसने अब जान लिया कि ये हमारे हित में नहीं है, कभी हमारे हित में नहीं थे, ना आगे रहेंगे। अब भाई आपका मैं सुन रहा था जो आपने कल इंटरव्यू दिया है कि ये चाहते हैं कि सरनेम गायब कर दिया जाए। सरनेम क्यों गायब कर देंगे? ये हम अपना सरनेम क्यों गायब करेंगे, बताइए अवनीश जी, सरनेम क्यों गायब करेंगे? वो चढ़ के सिंह लिख रहे हैं, बघेल लिख रहे हैं, त्रिपाठी लिख रहे हैं, पाड़े लिख रहे हैं, आप बताइए, और हम अपना सरनेम गायब कर दें इन भाजपाइयों के कहने पे? अब हम कोई सरनेम गायब करने वाले नहीं है। विश्लेषण नहीं करिए, वो कह रहे हैं जाति पहचान, जाति विश्लेषण से राष्ट्रवाद की बात करिए। राष्ट्रवाद इनका खोखला है। राष्ट्र के नाम पे केवल हम 5 जातियों से ये बलिदान लेते हैं और बाकी जातियों को देते हैं और अपनी सत्ता कायम करते हैं। हमको बेवकूफ बनाते हैं, हमको छलते हैं, हमारे पूर्वजों को छला, हमें छला, और आगे हमारे बच्चों को छला ही नहीं, उनको अपराधी बना के जेल में डालने का प्लान कर लिए। अब इनका राष्ट्रवाद, ये कुछ भी कर लें, ये बिल वापस लें या न लें, अब फॉरवर्ड समाज इनके बहकावे में नहीं आने वाला। वो अब अपने ही जाति के, अपने ही समाज के लोगों को वोट करेगा। आप ये समझ जाइए, अब सत्ता इनसे दूर जाने तय हो गया है। संदीप सिंह कुछ कह रहे थे, जरा उनका सुन लिया जाए। संदीप जी म्यूट हैं आप, म्यूट है महाराज। मैंने कहा एक विषय ये है कि ये इन सब चीजों को अचानक इनको ये क्यों याद आ रहा है कि जातियों का नाम हटा देना चाहिए, और जातियों का नाम वो ये कह रहे हैं कि भाई जाति पहचान मत रखिए, जाति विश्लेषण मत करिए, जाति की जगह राष्ट्रवाद की बात करिए। तो क्या हम अपना नाम संदीप राष्ट्र रख लें? आपका नाम अवनीश राष्ट्र हो जाएगा? करके देख लें। हम तो कहते हैं हटा दीजिए जात का नाम, हम बिल्कुल उनकी बात। अरे भाई, जात हटाना है तो आरक्षण हटा दीजिए, जात हटाना है तो पहले आरक्षण हटा दीजिए ना। अरे रुक जाइए, आप जातियां हटा दीजिए, आप सामान कर दीजिए व्यवस्था को, हम कभी भी आपको मना नहीं करेंगे, लेकिन ना आरक्षण होगा, ना SC ST होगा, ना कोई कानून होगा। इस तरीके का सारे विषयों पे जांच होगी, उसी हिसाब से शिकायत होगी। हो सकता है हमारे इस त्याग से आने वाली 20 वर्ष बाद की पीढ़ी ऐसी निकले जिसको जातीयता से मतलब ना हो और वो राष्ट्रवाद की बात करे। ये बात तो सन 1952 में भी कही गई थी, काका कालेकर की समिति बना दी गई थी, 1952 में भी इसीलिए बनाई गई थी। उसका क्या हुआ? 1947 में भारत आजाद होता है, 1949 में चीन आजाद होता है। आप अंतर देखिए, भारत ब्रिटेन से आजाद होता है, 1949 में चीन जो है जापान से आजाद होता है, और साल भर के अंदर जापानियों का नामो निशान चीनियों ने मिटा दिया। उनके इतिहास में कहीं जापानी नहीं है। हमारे इतिहास में आज भी दिल्ली में बाबर रोड, औरंगजेब रोड, अकबर रोड और हुमायूं रोड और लोधी रोड रखा हुआ है। ये हिंदूवादी सरकारें बात करती हैं। 12 साल हो गया सरकारों में, सरकारों को 12 वर्ष हुए हैं। दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ था, पांडव रोड युधिष्ठिर रोड तो वहां पे नहीं मिली, भीष्म पितामह रोड नहीं मिली। ये बात, ये समय के हिसाब से बात करेंगे। आज इनका समय आया, RSS तो तब भी थी, इन्होंने समय के हिसाब से, मतलब इनको लगा कि अब हम 12 साल शासन कर चुके हैं, कुछ नया करना चाहिए, तो नया प्रयोग बार बार हम ही लोगों के ऊपर करेंगे। तो ऐसा नहीं चलने वाला है। मैंने तो भी 2-4 दिन पहले सुना था कि वो वहां पर शाहरुख खान के नाम से भी सड़क बनाने की बात हो रही है। हालांकि बाद में, अच्छा, ये संघ के ही लोगों ने, संघ से जुड़े हुए कुछ पत्रकारों ने ये खबर फ्लोट की। पहले ये सवाल उठाया कि क्या शाहरुख खान के नाम पर सड़क बन रही है, बाद में कहा अरे नहीं, ऐसा सुनने में आया था। भाई संघ के तो लोग अपनी बहन बेटी उनसे ब्याह रहे हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम करने वाले नहीं है। हम ब्राह्मण ठाकुर लाला बनिया भुयार करने वाले नहीं है। संघ के वो लोग। मैं बिल्कुल अपने स्टैंड पे कायम हूँ, मेरा सीधा स्टैंड है, आप हटा दीजिए। आप कहिए कल से आरक्षण इस देश में नहीं रहेगा,
जातिगत व्यवस्था नहीं रहेगी, SC ST का कानून नहीं रहेगा, जातियों को देख के लाभ और हानि नहीं तय होंगे और सारी चीज आर्थिक आधार पे तय होंगे। हो सकता है हमारे इस त्याग से विश्ववाद राष्ट्रवादी व्यवस्था चालू हो जाए, लेकिन तुम राष्ट्रवाद पे आए थे, 12 साल में कुछ कर ही नहीं पाए और फिर अब हम ही लोगों के ऊपर ये क्या कहते हैं, तुमको राष्ट्रवाद चालू करना है। हम ये कहते हैं स्पष्ट, संदीप सिंह क्षत्रिय है, संदीप सिंह कोई आरक्षण का लाभ नहीं लेते, संदीप सिंह सारी सरकारी व्यवस्था नहीं लेते, लेकिन ये जो लोग नाम फायदा लेने के बावजूद नाम में सिंह लिखते हैं, उनके लिए भी तो हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, भारत सरकार को कुछ कहना चाहिए ना। भैया हम 27% आरक्षण ले रहे हो, 22.5% आरक्षण ले रहे हो, नाम क्या कि सिंह लगा दे रहे हो। अरे भैया लिखो ना, गर्व से कहो तुम क्या हो। मैं गर्व करता हूँ, मैं क्षत्रिय धर्म में पैदा हुआ, आप भी गर्व करिए, किसने रोका है। मैं किसी और जात में पैदा हुआ था, मैं उसमें गर्व कर रहा होता, लेकिन ये सब नाटक घचर पचर नहीं चलेगा। लेकिन संघ तो ये कह रहा है ना कि मतलब UGC के बिल के बाद भी जातिगत खटास बढ़ी है, इतना बढ़े इसलिए उसकी ये डिमांड है कि भाई ऐसा किया जाए। ये सवाल है, ये प्रश्न है। उमाशंकर दुबे, आप किस तरीके से इसको देख रहे हैं भाई? देखिए, जातिगत बात जो है कहना अलग है। हम तो कहते हैं, संदीप जी जो कह रहे थे हम भी उससे सहमत हैं कि सारी जातियां, टाइटल हटा दीजिए, आरक्षण खत्म कर दीजिए, SC ST हटा दीजिए, सब हटा दीजिए। दूसरी चीज बताऊं अवनीश जी, ये पूरा खेल 10% वालों का है, समझिएगा। 10% का मतलब मैं आपको डेटा के साथ कह सकता हूँ, 50% तो आरक्षण नहीं है, बचे 50। अब आप दो चीजें बताइए, SC ST में कितनी जातियां हैं, OBC में कितनी है? लगभग 70-80 जातियां हैं। इनमें 5-7 जातियों को आप जानते हैं जो बड़े पदों पे हैं, जो बैकवर्ड में 3 जातियों को आरक्षण मिल रहा है दुबे जी, बैकवर्ड में 3 जातियों अब आप बताइए बसंत जी, बाकी वो 70 जातियां क्या करेंगी? वो हम उनके लिए लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, सवर्ण समाज लड़ेगा उनके लिए, हम लड़ेंगे, हम उन जातियों के लिए। मैंने आपका इंटरव्यू देखा, CB पांडे जी ने बताया कि 90% हम हैं, 90%। अब हम 90% मिलकर उन 10% का उनका जो लेके बैठे उनसे छीनेंगे और बाकी लोगों को बांटेंगे। आरक्षण, बसंत जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आरक्षण का मतलब था कि जो दबे कुचले लोग हैं, जिनको आगे बढ़ाने की आवश्यकता, उनको आगे बढ़ाया जाए। लेकिन अगर हम 50% की बात कर रहे हैं तो 40% वंचित है। तो बता दीजिएगा हमको। बस आखिरी में भाई, क्योंकि कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। 40% वो हो गए, 50% वो, यानी आज हमारे देश में 90% लोगों को बताइए, अगर हम उस डेटा की बात करें तो आरक्षण का लाभ नहीं है। तो सबको दिलाइए, क्या सवर्ण में गरीब नहीं है? अभिनव, एक आखिरी कमेंट आपको लेते हैं, फिर चर्चा को विराम देंगे। म्यूट है आप। मैं इतनी बात जानता हूं कि आखिर हमसे बलिदान कब तक लेंगे आप? आपने हर जगह बलिदान ही तो लिया है सवर्णों का, अब इसको खत्म करिए। बलिदान देने का समय सवर्णों के लिए नहीं बना है कि बलिदान से सवर्ण ही देगा। और ये बेवकूफ बना बंद कीजिए, सीधी सीधी बात करिए। आपसे गलती हुई है, मोदी जी अमित शाह से गलती हो, अपनी गलती मान लें, अपने पास से त्याग पत्र दे दें। सीधी सीधी बात, उनसे गलती हो, गलती मानने में कोई बहुत बुराई नहीं है। नहीं, यहाँ तक तो ठीक कह रहे हैं आप। इस्तीफा देने वाली बात शायद आपकी बात ना मानी जाए, गलती तक तो चलिए ठीक है। नहीं, इस्तीफा देना पड़ेगा। अभिनव त्रिपाठी बहुत बहुत धन्यवाद, बसंत सिंह, संदीप सिंह जी, उमाशंकर दुबे, सभी साथियों। लेकिन ये अभी बहस अधूरी रह गई, फिर आप टाइम दीजिएगा हम लोगों को, क्योंकि 90% हम लोग हैं। 1 मिनट अवनीश जी, 90% हम लोग हैं। हम लोग की बात आप चैनल के माध्यम से देश को बताइए। 90% हम लोग हैं, 10% आरक्षण का लाभ लिए लोग हैं, तो उन 10% के लोगों को 90% में बंटवारा करना पड़ेगा। चलिए, ये फिलहाल RSS की चिंता को लेकर के बात है कि RSS चिंतित है, कोशिश कर रहा है, वो जाति बनाम राष्ट्रवाद ढोंग कर रहा है, वो ढोंग कर रहा है। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। दर्शकों, आपका भी धन्यवाद, आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। और आप ब्रेकिंग ट्यूब लगातार देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, हमारा हौसला बढ़ाइए, ताकि इस तरह की पेशकश हम आपके सामने बार बार लेकर के आते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार।